हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। देखो, हम लोगों ने पिछले टर्न पे क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया था। नेक्स्ट में देखो, हम लोगों को मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पे बताया था कि हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एटमॉस्फेयर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों को एटमॉस्फेयर पढ़ना है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, ठीक। क्या पढ़ना है? वायुमंडल। तो वायुमंडल के देखो, वायुमंडल होता क्या है कि क्या होता है कि जैसे कोई सपोज मान लो, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अर्थ है, ठीक। कि अर्थ के चारों ओर क्या होता है कि गैसों का एक आवरण होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा होता है या पृथ्वी के कनेक्ट में रहता है या पृथ्वी से टिका रहता है। उसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। कि गैसों का एक ऐसा आवरण जो पृथ्वी से टिका रहता है, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। उसी को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर, ठीक। इसे देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। कि सराउंडिंग ऑफ गैसेस to held surrounding of gases to held of the earth by gravitation, ठीक है। कि सराउंडिंग ऑफ गैसेस, गैसों का एक चारों ओर एक आवरण, टू हेल्ड ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी से टिका होता है, बाई ग्रेविटेशनल, की पृथ्वी के, हिंदी में कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है, ठीक है। कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है, उसी को क्या कहेंगे? हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। कि सराउंडिंग ऑफ गैसेस टू हेल्ड ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटेशन, ठीक है। कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है, उसी को क्या कहेंगे? हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक। देखो, जैसे इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या हो जाए? ऐसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होगा जो पृथ्वी के चारों ओर होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इसे थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी कभी कोई गैस लीक कर जाती है, ठीक है। तो कुछ समय तक तो उसकी स्मेल आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्मेल क्या हो जाती है? चली जाती है। तो वहाँ से हमें ये मिलता है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं, ठीक है ना। कि कुछ समय के लिए तो उनकी स्मेल आती है, बट कुछ समय बाद क्या होता है? उनकी स्मेल चली जाती है। बिकॉज क्योंकि वो क्या होते हैं कि इस वायुमंडल में क्या हो जाते हैं? गैसों के साथ मिश्रित हो जाते हैं। अब बात ये उठती है कि ये गैसों का एक आवरण है जिसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। जो गैसों का एक आवरण होता है, ये ऐसा तो नहीं कहीं अंतरिक्ष में चला जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किस पे डिपेंड करेगा? इस ग्रेविटेशनल पे। ये क्या होता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, वो क्या करता है? इन गैसेस को अपने से बांधे रखता है। क्या करे रहता है? अपने से बांधे रहता है। इसी को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कि इसी के द्वारा ये अंतरिक्ष में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी से क्या रहता है? टिका रहता है। क्लियर ना? कि सराउंडिंग ऑफ गैसेस टू हेल्ड ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल, कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से टिका रहता है, उसी को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर।
बात क्लियर ना कि एटमॉस्फेयर ये हो जाएगा कि सराउंडिंग ऑफ गैसेस ऑफ अर्थ, सराउंडिंग ऑफ गैसेस टू हेल्ड ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल, ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर। क्लियर ना, ये तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट में देखो हमने आपको बताया था कि हमें इसका क्या करना है, ओरिजिन देखना है, ठीक है, कंपोजिशन देखना है, ठीक, एंड लेयर देखनी है। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीज़ें कि ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि वायुमंडल की उत्पत्ति। ठीक, देखो यहाँ पे माना जाता है कि जो वायुमंडल की उत्पत्ति है इसमें 99.9% पार्ट किससे बना है, बाय डिगैसिंग प्रोसेस, मतलब कि गैसी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, गैसीय प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ था कि पृथ्वी की उत्पत्ति या वायुमंडल उत्पत्ति हुई थी। क्या होता है कि जैसे ही पृथ्वी जो बनी थी तो क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, हाई था। कि इनिशियली टेम्परेचर अगर हम बात करें कि प्रारंभिक टेम्परेचर जो था, इनिशियली टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, कि जो प्रारंभिक टेम्परेचर था, प्रारंभिक तापमान बहुत अधिक था, ठीक है, कि जो प्रारंभिक तापमान था बहुत अधिक था, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारी पृथ्वी ने धीरे धीरे कोल्ड होना शुरू किया। अब जब कोल्ड होंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक। और टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज हुआ, क्योंकि जब पृथ्वी ठंडी होना शुरू होगी तो टेम्परेचर पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी थी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर क्या होता है, घटता है या कम होता है तो वो क्या करती है, श्रिंक करती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ती है, उसमें क्या होती है, सिकुड़न आती है, तो श्रिंक करती है। क्लियर ना, कि जैसे ही अगर हम इसका टेम्परेचर, इसने कोल्ड होना, पृथ्वी ने कोल्ड होना क्या किया, शुरू किया, तो इसके टेम्परेचर में कमी आई। और जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो क्या हो जाएगी, इसमें सिकुड़न होगी। तो सिकुड़न नेक्स्ट में क्या हुआ, अब जैसे ही सिकुड़ेगी तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वॉल्केनिज्म, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, वॉल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनिज्म प्रोसेस, ठीक। थर्ड में ज्वालामुखी क्रिया हुई, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्रिया पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ हो गई, क्लियर, ये हो गया, ये हो गई हमारी अर्थ प्लेट्स, ठीक। ये भरा हुआ है मैग्मा, ठीक, ऐसे करके मैग्मा भरा हुआ है। तो जब क्या हुआ, अर्थ ने सिकुड़न की तो ज्वालामुखी फटा। वो ज्वालामुखी कैसे जाए, ऐसे, ठीक, ऐसे बैठे, ठीक। अब ज्वालामुखी, जैसे ही ज्वालामुखी प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, यहाँ से ढेर सारी वाटर वेपर्स, गैसेस, ठीक है। तो वाटर वेपर, गैसेस वगैरह क्या हुई, निकली। तो माना जाता है, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ढेर सारी गैसेस निकली तो अगर हम बात कहें कि सबसे प्रारंभिक, ठीक, कि माना जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये कैसी गैसेस थी, फर्स्ट गैसेस थी, ठीक है, कि हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ पे क्या थी, प्रारंभिक गैसेस थी। कि कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गैस की संज्ञा किससे प्रदान है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन को प्रथम गैस की संज्ञा प्रदान, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ से अब जैसे ही वाटर वेपर्स निकली तो वाटर वेपर के साथ साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, ठीक है। CO भी, अब कार्बन डाइऑक्साइड CO में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से CO2
CO एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर वेपर निकले इससे, ठीक, जिन्हें हम सेकेंड गैस की। अब देखो जी, ये अब हमारे एटमॉस्फेयर पे ये भी थे, ठीक है। तो ढेर सारी क्रियाएं होना शुरू हुई, तो फिर यहाँ से हमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन देखो कब मिला था, कि जब नील हरे शैवाल वगैरह मिले थे, तो नील हरे शैवाल बने, फिर CO2 ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस क्रिया हुई, तब कहीं ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो ऐसे करके ये ऑक्सीजन प्राप्त हो गई हमें, ठीक। तो क्या है यहाँ पे कि वॉल्केनिज्म बना। वॉल्केनिज्म में से क्या हुआ कि हाइड्रोजन, CO2, CO, वाटर वेपर्स वगैरह निकले, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आते हैं कि जैसे ही अब यहाँ से क्या हुआ कि वाटर वेपर निकला। अब वाटर वेपर क्या हुआ, हमारे वायुमंडल में गया। अब जब वायुमंडल में हुआ तो वाटर वेपर ऐसे फैल गया, ठीक। अगर इस ज्वालामुखी की क्रिया देखें तो वाटर वेपर कैसे ऐसे फैला हुआ था, ठीक है। अब जब वाटर वेपर क्या था, हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर वाष्प है, अगर क्या होगी, ठंडी होगी, तो वो क्या बनेगी, ड्रॉप्स में कन्वर्ट्स होगी, ठीक है। तो जब इसका टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, किसके द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा। किसके द्वारा, कंडेंसेशन मतलब संघनन। तो संघनन की प्रोसेस के कारण ये क्या हो गए, ठंडे हुए, और ठंडे हुए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर ड्रॉप्स का। क्या बने, वाटर ड्रॉप्स। अब देखो, जब वाटर ड्रॉप्स होंगे तो हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में कुछ डस्ट पार्टिकल भी हैं। तो क्या हुआ कि वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन किया, क्लाउड्स। किसका फॉर्मेशन किया, क्लाउड्स का, कि फिर क्या बने, बादल बने। अब सीधी सी बात है कि अगर जब बादल बनेंगे तो भैया बेशक सी बात है, ये क्या करेंगे, बरसात करेंगे। बरसात होंगे तो मतलब रेनफॉल, क्या हुई, बरसात शुरू हो गई, ठीक। अब जैसे ही रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल हुई तो क्या हुई, रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो वाटर आया, रेनफॉल से जो वाटर आया, वो वाटर कहाँ पे गया, जो ये वॉल्केनिज्म बने थे, तो वॉल्केनिज्म जब ठंडे हुए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बन गए क्रेटर। क्या बने, क्रेटर। और जो वाटर था इन क्रेटर पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। अब जब वाटर था, जो वाटर क्या था, इन क्रेटरों में इकट्ठा हो गया, और ऐसे क्रेटर, चूँकि हमारी पृथ्वी क्या कर रही थी, कंटिन्यू श्रिंक कर रही थी, और आज भी हल्की सी श्रिंक करती है। बस क्या है कि उसका जो वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि ठीक है, नहीं तो आज भी हमारी पृथ्वी धीरे धीरे क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। और जब धीरे धीरे श्रिंक की, तो यहाँ पे ये ढेर सारे क्रेटर, अब ढेर सारे क्रेटर मिलके क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन। क्या हुआ, समुद्र का फॉर्मेशन हुआ, कि फॉर्मेशन ऑफ ओशियन किसका निर्माण हुआ, समुद्र का। बात क्लियर ना, कि क्या हुआ, सबसे पहले कि बाय डिगैसिंग प्रोसेस के माध्यम से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उस इनिशियली टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज़्यादा हाई था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर में कमी आएगी तो क्या हुआ, फिर जो पृथ्वी में सुकलन हुई, सुकलन मतलब श्रिंक करी, ठीक है। अब जब सुकलन होगी तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, वॉल्केनिज्म हुआ। वॉल्केनिज्म के द्वारा क्या है, कुछ गैसेस निकली, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये सारी गैसेस निकली। फिर क्या है कि जो वाटर वेपर्स थे, ये कंडेंसेशन, संघनन के माध्यम से क्या हो गए, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट्स हो गए। वाटर ड्रॉप्स क्या है, डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन किया। चूँकि क्लाउड क्या है, और क्लाउड के बनने के बाद क्या होगा, रेनफॉल होगी, मतलब बरसात होगी। बरसात होने पर क्या होगा, जो पानी बरसात का बरसेगा, जो पृथ्वी पे आएगा, तो वो इन ज्वालामुखी के क्रेटरों पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। और क्या हुआ कि जब वाटर वेपर बरसात का पानी जो क्रेटरों में इकट्ठा हुआ, तो चूंकि पृथ्वी श्रिंक कर रही थी, तो ऐसे ढेर सारे क्रेटर कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन किया, ओशियन का फॉर्मेशन किया। क्लियर ना, तो क्या बना, समुद्र बना। तो ये थोड़ा सा क्या था, इसकी उत्पत्ति थी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि इसी की उत्पत्ति में यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके कंपोजिशन में कुछ गैसेस ने क्या किया, भाग लिया। तो नेक्स्ट में उसे गैसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेस थी।
तो नेक्स्ट में हम लोग एक हेडिंग डाल लेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि वायुमंडल का, वायुमंडल की बनावट भी कह सकते हैं या संघटक, ठीक। अब क्या है कि जब वायुमंडल की बनावट या संघटक की बात करें तो हमें सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या प्राप्त होती है, गैसेस। सेकेंड नंबर में हमें वाटर वेपर प्राप्त होती है, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प कहते हैं। थर्ड में हमें डस्ट पार्टिकल, क्या मिली, डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट में देखो, जैसे गैसेस की बात करें तो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, ठीक, कि सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन। अगर हम यहाँ पे चलो इससे क्वेश्चन बनाते जाते हैं, आप लोगों को बताते जाते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, तो हम कहेंगे 78.1%। कितने परसेंट है, 78.1%। नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 128 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है, कि नियरली अबाउट 128 किलोमीटर की हाइट तक क्या मिलेगी, हमें नाइट्रोजन मिलेगी। थर्ड में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या नाइट्रोजन गैस श्वसन क्रिया में भाग लेती है या नहीं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्पायरेशन डिस्कस करें, थोड़ा सा देख लीजिए कि रेस्पायरेशन में कि दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक तो इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन, कि जब हम क्या है सांस को अंदर लेते हैं और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब अंदर लेते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी होती है, 78.1%। ऑक्सीजन कितनी होगी, 20.9%। CO2 कितना होता है, 0.03%, ठीक है। लेकिन जब हम इस रेस्पायरेशन की क्रिया के द्वारा एयर को बाहर छोड़ते हैं तो जो नाइट्रोजन हो जाती है वो होती है 71.8%। मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है, सेम। मतलब क्या होगा कि नॉट पार्टिसिपेट ऑफ रेस्पायरेशन, क्या होगा कि रेस्पायरेशन की क्रिया में यह भाग नहीं लेती है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, लगभग 16%, एंड CO2 कितना हो जाएगा, 3 to 4%, ठीक है। तो अगर हम इस पे ऑक्सीजन के लिए क्वेश्चन बनाए, चलो जब ऑक्सीजन पढ़ाएंगे तब देख लेंगे कि अगर ऑक्सीजन के लिए क्वेश्चन, ऑक्सीजन रेस्पायरेशन की क्रिया में भाग लेती है, क्लियर ना। ऑक्सीजन क्या है, रेस्पायरेशन की क्रिया में भाग लेती है। CO2 क्या है, CO2 देखो 0.3% थी जब हमने ली, लेकिन जब इसे छोड़ा तो 3 से 4% हो गई। मतलब क्या है, यह हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे टॉक्सिन के रूप में क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया गया, क्लियर ना। नेक्स्ट पे नाइट्रोजन पे ही आते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे एयर प्रेशर आप लोगों ने सुना होगा, वायुदाब, ठीक है। तो क्या है कि वायुदाब जैसे हमें फील होता है तो वो किसकी वजह से होता है, N2 की वजह से, कि ये क्या करता है, एयर प्रेशर को फील कराता है। एयर प्रेशर को क्या करता है, फील कराता है। मतलब ये जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम अभी क्या है अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम बाहर जाएंगे तो क्या है, जैसे हवा चल रही तो हवा हमें क्या होगी, फील होगी कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो मतलब क्या होगा कि वो हमारे एयर प्रेशर के कारण ही वो हमें क्या होती है, फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, एक पॉइंट और है
जैसे देखो अगर हम बात करें कि जैसे आग लगी हो कहीं पे, आग, तो आग बुझाने के लिए, ठीक, तो आग बुझाने के लिए हमें दो गैसेस की आवश्यकता होती है। एक तो होती है किसकी, N2 की, और दूसरी होती है CO2 की। अब यहाँ पे हम अगर N2 का डिस्कशन कर रहे हैं तो N2 आखिर क्या करती है आग बुझाने में। तो क्या होता है कि जो N2 होती है वो आग बुझाने में नहीं, आग को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये क्या करती है, फायर कंट्रोल करती है। क्या करती है, फायर को कंट्रोल, मतलब आग को नियंत्रित करती है। एंड CO2 क्या करती है, उसे बुझाती है। क्लियर ना। कि अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो डाउट नहीं होना चाहिए कि आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CO2 को, और आग को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन को। क्लियर ना। ऐसे करके हमें थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में रखना है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78.1%। कितने किलोमीटर तक होती है, 128 किलोमीटर तक। ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है नहीं, ठीक है। ये क्या करती है, एयर प्रेशर को फील कराती है, यह फायर को कंट्रोल भी करती है। कि जैसे कहीं आग लगी हो तो उस फायर को क्या करेगी, कंट्रोल भी करती है। क्लियर ना। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट गैस की बात करते हैं जो पृथ्वी में सेकेंड नंबर में पाई जाती है, वो होती है आपकी ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन, O2। ठीक, कि O2 का डिस्कशन करते हैं कि ऑक्सीजन, अगर पहला क्वेश्चन बने कि ऑक्सीजन कितने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो हम लोग याद रखेंगे कि 20.9%। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार ये कितनी ऊंचाई तक होती है, तो हमें याद रखना है कि 64 किलोमीटर की हाइट तक ऑक्सीजन मिलती है। बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि 16 या 18 किलोमीटर के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाती है, कम होने लगती है, इसलिए होने लगती। क्लियर कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होती है, 20.9%। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक होती है, 64 किलोमीटर की हाइट तक। 16 to 80 किलोमीटर के बाद ये क्या होती है, धीरे धीरे से कम। ये क्या होती है, आग जलाने में सहायक होती है, आग जलाने में सहायक होती है। क्लियर ना, कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आग जलाने में सहायक होती है। ठीक, जैसे देखो रेस्पायरेशन में हम लोगों ने बताया कि अभी रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो अगर हम कहें श्वसन क्रिया में भाग लेती है। क्लियर, कि पार्टिसिपेट इन रेस्पायरेशन प्रोसेस। अब रेस्पायरेशन प्रोसेस में आकर होता क्या है, तो सीधे से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि इसे गैस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, या जीवन रक्षक गैस, जीवन रक्षक गैस। क्लियर ना, इसे गैस ऑफ लाइफ भी यानी कि जीवन रक्षक गैस कहते हैं। अब जीवन रक्षक गैस क्यों कहते हैं, क्या होता है कि जैसे हमने खाना खाया, फूड क्या करता है, इसका मेन काम जब हम क्या कहते हैं, सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, कंजम्स हो जाती है किससे, 3 to 4%। तो उसमें क्या होता है, ये फूड का ऑक्सीडेशन करती है। इधर लिख लो, फूड का क्या करती है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। फूड का क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। ऑक्सीडेशन करेगी तो क्या होगी, हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी हमारे शरीर में किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं स्टोर एनर्जी। जो ये एनर्जी होती है, ये कैसी एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी। कि अगर हम 1-2 दिन तक खाना ना खाएं, ठीक है, तो इसी एनर्जी का प्रयोग करके हम थोड़ा सा एनर्जीफुल रहते हैं। क्लियर ना, कि ये ऑक्सीजन की बात है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पूछी जाए कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 20.9%। कितनी ऊंचाई तक होती है, 64 किलोमीटर की हाइट तक। जो 16 या 18 किलोमीटर के बाद क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। आग जलाने में सहायक होती है, श्वसन क्रिया में भाग लेती है, गैस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, गैस ऑफ लाइफ भी कहते हैं।
फूड को ऑक्सीडेशन करके एनर्जी मुक्त करती है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। नेक्स्ट में थर्ड गैस होती है आपकी CO2। थर्ड में कौन सी गैस होती है, CO2। इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो ये कितने परसेंट होती है, 0.03%, ठीक। नेक्स्ट 0.03% ये आग बुझाने में सहायक होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे भारी गैस है, ठीक। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक। फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है, ठीक। नेक्स्ट, हाईली एक्टिव गैस फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। हाईली एक्टिव गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या होती है कि अत्यधिक सक्रिय गैस होती है, किसके लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक एक्टिव गैस कौन सी होती है, CO2, ठीक है। अगर हम चलो थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि एक सबके मन में एक डाउट होगा कि सर ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर है क्या, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसे कहेंगे, क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट में ऐसा करते हैं, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बस इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर समझेंगे, ठीक है। एंड लेयर वगैरह भी समझनी है अभी हमें, ठीक है। मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई थी, ओरिजिन, कंपोजिशन एंड लेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कंटिन्यू करेंगे, डस्ट पार्टिकल को समझेंगे, वाटर वेपर को समझेंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक। थैंक यू।